एक सफल व्यक्तित्व जिन्होंने झारखंड वन सेवा में लंबे समय तक सेवा दी और शिक्षा के लिए इन्होंने नौकरी छोड़कर शिक्षा में अपना पूरा समय दे दिया। इनका बहुत पुराना एक प्रकाशन चल रहा है, जब झारखंड में कोई दूसरा प्रकाशन नहीं था, ना तो शिवांगन था और नहीं कोई अन्य प्रकाशन सफल था। उस समय से स्पर्धा प्रकाशन निकलता आ रहा है, जो यहाँ के बच्चों को झारखंड के परीक्षाओं के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा है। तो आज आप लोग के सामने हैं अजय भागर के भैया, और ये आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको क्या सूचना लेनी है, यह सब आपको बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। कहीं लगा लो। सेंटर में आ जाए। ये हाथ में लिए रहना पड़ेगा। इस फोन को हम तब किनारे रख दें, नीचे तक भी आ जाएगा। आजकल एक्टिंग का ज़माना है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, इससे आ रही है कि मेरे डायरेक्ट बोलने से आ रही है? बढ़िया, गुड। कहाँ से शुरू करें? फलक को जिद है, फलक मतलब आसमान। फलक को जिद है बिजलियां गिराने की। फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। देखें कौन जीतता है, वो फलक जो आकाश से बिजली बार बार गिरा रहा है वह जीतता है, या वहीं पर हम घर बना के रहेंगे। ये हमारी जिद है, ये हमारी जिद पूरी होती है। तो ये जो लाइन है, यह जो वाक्य है, वह मुझे यहां देखने को मिल रहा है। आप लोगों का जोश, आप लोगों का उत्साह देख के मुझे लग रहा है कि आपको जिद है सफल होने की, है कि नहीं? कौन है जो सफल नहीं होना चाह रहा है? हाथ उठाए। सभी लोग सफल होने के लिए आए हो, और यह भी पता है कि आप लोग काफी दूर दराज के क्षेत्रों से आए हो। कितनी बड़ी बात है। और दूसरी जिद इस इंस्टीट्यूट की है, जय किशोर जी और इनकी टीम की। वह क्या जिद है कि आप लोगों को सफल करा के मानेंगे। तो जब दो जिद एक साथ मिल जाए तब क्या होगा, आप सोच लीजिए। फिजिक्स में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, रेजोनेंस, कि दो सिमिलर फ्रीक्वेंसी अगर एक साथ मिलता है तो एक और एक दो नहीं होता है, एक और एक 11 हो जाता है। तो आप लोगों को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसे एनर्जेटिक, ऐसे जिज्ञासु, उत्सुक बच्चों और बच्चियों को एड्रेस करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जितने भी छात्र आज हैं, वो सबों के सबों, सभी के सभी जो भी एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सफल हो जाएं। क्योंकि सोच से ही सब कुछ होता है। आपने सोचा तब आप यहां हो, ये सोच का ही फल है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि थिंक बिग, बड़ा सोचो, हमेशा बड़ा सोचो। आप ये सोचो कि जो भी आप कर रहे हो, अगर छोटा सोच भी रहे हो तो उसको एक प्लेटफॉर्म की तरफ यूज करो, ताकि उसके ऊपर और आप बड़ा सोच सको। इसीलिए कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ताली बजाओ। अरे इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं और आप लोग एकदम शांत हो। इसमें पैसा नहीं लगता है ना। और रामदेव जी क्या बोलते हैं कि ताली बजाने से बॉडी एनर्जाइज्ड होता है। रामदेव जी का नाम सुने हो आप लोग ना, बाबा रामदेव। हाँ, तो ये बात है। और सोचने का क्या रिजल्ट होता है। पहले के जमाने में कल्प तरु नाम का पेड़ होता था, कल्प वृक्ष। कितने लोग सुने हो उसके बारे में? कल्प वृक्ष के बारे में कोई सुना है? अगर कोई सुना है तो हाथ उठाए। कल्प वृक्ष, कल्प तरु, एक भी कोई?
नहीं सुने हो? चलो तब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को एक नया चीज मैं बताने जा रहा हूं। कल्प वृक्ष पुराने जमाने में एक ऐसा पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे बैठ के आप जो भी विश करो, जो भी सोचो, वो पूरा हो जाता था। ऐसा वृक्ष जिसके नीचे जो भी सोचते हो बैठ के वो सब मिल जाए। आप इमेजिन करो कि आप सब लोगों के घर में ऐसा अगर एक पेड़ हो जाए तो कितना मजेदार हो जाए। केवल बैठ के सोच लो और हो जाए, है ना? वो पेड़ हुआ था कि नहीं हुआ था? ये पेड़ जैसी कहानी है कि समुद्र मंथन में बहुत सारे चीज निकले थे। कल्पतरु वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, एवरावत हाथी निकला, जहर भी उसी से निकला, अमृत भी उसी से निकला। तो ये सबकी अलग अलग खासियत थी। अमृत पी लेने से आदमी हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए, कभी मरे ही नहीं। कामधेनु गाय ऐसी थी कि जब जितना चाहो उतना दूध उससे ले लो। एरावत हाथी तीनों लोक में आराम से वो चला जाए चला है। विष भी उसी से निकला, जो कोई नहीं लेना चाहा तो फाइनली कौन लिए उस विष को? भगवान शिव ले लिए। वो बोले कि दो, मैं ये ले लेता हूं। तो इस तरह से एक कल्प वृक्ष भी निकला था जिसके नीचे जो भी चाहो वो मिल जाता था। तो मुझे तो नहीं पता कि वो कल्प वृक्ष वाकई था या नहीं था, लेकिन यह इतना मुझे पता है कि कल्प वृक्ष सबके पास होता है। सबके पास, यहां हम लोग जितने जितने लोग हैं उतने लोगों के पास कल्प वृक्ष है। तो अब सोचो कितनी मजेदार और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम सबों के पास कल्प वृक्ष है और वो कहां है? हमारे ही अंदर बैठा हुआ है। तो हम जो चाहे सो कर सकते हैं ना। तो फिर किसी के मन में प्रश्न आना चाहिए कि आखिर तब हम क्यों नहीं जो चाहते हैं सो हो पाता है? किसी ने नहीं पूछा। बोलिए, इसका उत्तर दूं? अगर हम सबके पास वो कल्प वृक्ष है तो आखिर हम जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं है? हम में से तो जितने यहाँ स्टूडेंट हैं सभी चाहते हैं कि क्वालिफाई कर जाएं, जो भी एग्जाम में हाथ डालें। चाहते हैं कि नहीं? तो अगर कल्प वृक्ष है तो हमें तो क्वालिफाई कर जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं, एक दो अटेम्प्ट के बाद करते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तब तो इसका मतलब मैं गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूं कि हमारे अंदर ही कल्प वृक्ष है। प्रश्न है ना? लेकिन मैं साबित करूंगा कि नहीं, मैं सही हूं। करूं? गुड। इसके लिए एक मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। पेशेंस है ना? कहानी सुनने में मजा आता है सबको। वो कहानी कुछ इस तरह से है, जैसे अभी तो बहुत आवागमन के बहुत सारे साधन हो गए हैं। ट्रेन हो गई है, बसें हो गई है, स्कूटर, बाइक, जितना हो बहुत आसान हो गया है आने जाने का साधन। लेकिन पहले के ज़माने में इतने साधन नहीं हुआ करते थे। जय किशोर जी, ये लगता है आवाज़ इसमें नहीं आ रही है। आ रही है? आ रही है, चलिए। हाँ। तो पहले के समय में इतने आवागमन के साधन नहीं थे। आप सभी लोग मोस्टली रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो। तो आप लोग देखते होंगे कि पहले क्या था कि लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव, दूसरे शहर, पैदल ही जाया करते थे। और लोग भी इतने अधिक संख्या में नहीं थे, तो अपने जाने आने के लिए सामान साथ में लेके वो लोग चलते थे। 2 दिन 3 दिन बाद वो पहुंचते थे जहां जाना होता था। जंगल का रास्ता भी बीच में पड़ता था। तो इमेजिन कीजिए उस समय का ये परिदृश्य, उस समय का ये सीन, कि ऐसा ही सीन था। और एक पर्सन, एक व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकलता है। तो चलते चलते, वह जंगल का रास्ता था, चलते चलते थक जाता है। तो एक सुंदर सा पेड़ उसे दिखाई देता है और सोचता है कि क्यों नहीं मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आगे बढ़ूँ। जैसा होता है, आप लोग भी अगर पैदल चलते हो तो लगता है कि थोड़ा थक गया तो रुक जाऊं। तो वह उस पेड़ के नीचे में बैठता है और ठंडी हवा उस समय चल रही होती है, पेड़ की छाया भी बहुत अच्छी होती है। तो उसे सोचता है कि कितनी अच्छी जगह है यह, लेकिन यहाँ कुछ खाने को अगर होता तो मजा आ जाता। अब जैसे ही ऐसा सोचता है, वहां पर सोने चांदी के बर्तन में उसे तरह तरह के व्यंजन उसके सामने आके लग जाता है। अब तो उसके खुशी का इमेजिन कीजिए, एक बियाबान जंगल और उसमें तरह तरह के बियाबान जंगल और तरह तरह के व्यंजन।
उसकी खुशी का कितना ठिकाना होगा। और खूब जम के खा लेता है, खूब खा पी के जब थोड़ा रिलैक्स होता है तो उसे थोड़ी नींद सी महसूस होती है, खाने के बाद तो थोड़ी नींद लगती ही है। तो फिर उसके मन में ख्याल आता है कि काश यहाँ पर सोने के लिए कुछ होता तो कितना मजा होता। इसका सोचना था कि वहां पर बहुत अच्छा गद्दा के साथ बिस्तर लग जाता है। उसके बाद तो उसके और खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। उछल के वो जाता है बिस्तर पर, अब भर नींद सोता है एकदम अच्छी तरह से। अब जब उसकी नींद खुलती है तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगता है। उसे लगता है कि अरे मैं कहाँ हूं, इस बियाबान जंगल में गद्दे पर सो रहा हूं, खाने में भी हमने इतने सारे व्यंजन खाए हैं, ये सब आखिर माजरा क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूत प्रेतों का काम हो और वे आएं और मुझे मार के खा जाएं। उसका ऐसा सोचते ही काले काले दैत्य प्रकट होते हैं, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, लंबे लंबे सफेद सफेद दांत, और आकर उसे मार के खा जाते हैं। इससे आपके प्रश्न का उत्तर मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उस पर्सन को पता ही नहीं था कि वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, कल्प तरु के नीचे बैठा है। वो जो जो सोचेगा वो हो जाएगा। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, खराब सोचोगे तो खराब होगा। तो जब तक वह अच्छा सोचते रहा, अच्छा होते रहा, लेकिन जैसे ही वह निगेटिव सोचा, खराब सोचा, उसका सत्यानाश। तो कल्प वृक्ष की ये खासियत है। तो आप जब तक अच्छा सोचते रहो, यार आज मैंने ये पढ़ लिया, आज मैंने ये सीख लिया, आज इतना प्रैक्टिस कर लिया, आज ये हुआ, अब एग्जाम और इतना दिन बच गया है, बस इसको तो मार के धक्का निकाल ही देना है। और आप में से बहुत सारे लड़के लड़कियां ये सोचते होंगे कि इसमें इतना सीट निकला है, अरे इसके लिए अप्लाई करो, इतना सीट निकला है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि किसी में 10,000 पोस्ट निकला हो या किसी में 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हो, आपको कितना सीट चाहिए? तो फिर तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि 10,000 निकल रहा है या 5 सीट के लिए निकल रहा है? आपने अगर अपने को इस लेवल पर ला दिया है कि अगर एक का भी होगा सिलेक्शन तो आप ही का होगा। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई किया है। जय किशोर जी ने बताया कि स्पर्धा प्रकाशन 2002 से कार्यरत है, और हजारों जितने भी यहाँ के आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, चाहे वो डीएसपी हो चाहे सीओ बीडीओ हो, वो सबों ने स्पर्धा की बुक जरूर पढ़ी है। तो ये तो स्पर्धा की खासियत है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं या अपनी वाइफ के बारे में बात करूं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया, ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि इससे आपको इंकरेजमेंट मिलेगा और ताकत मिलेगी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर देश में अपने बच्चों से, मेरे 2 बेटे हैं, अपने बच्चों से नौकरी अगर करवानी है, नौकरी, सर्विस, बिजनेस की बात अगर हटा दें तो नौकरी करवानी है, तो वो क्या हो सकता है जो सबसे अच्छा हो? तो अगर सिविल के बारे में बात करें, सिविल सर्विसेज के बारे में, जिससे एसडीएम, एसपी, डीसी ये सब बनते हैं, तो वो कौन सा एग्जाम है? यूपीएससी, और उसमें भी आईएएस, जो सबसे ऊपर का पोस्ट है वो आईएएस। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर सिविल सर्विसेज में बच्चे को भेजना है तो उसे आईएएस बनाएंगे। और दूसरा, अगर डिफेंस की बात की जाए, सेना की, तो उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? कमीशन्ड अफसर। उसमें एनडीए के थ्रू बच्चे जाते हैं और क्वालिफाई करके कमीशन्ड अफसर बनते हैं, जहां लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, और इस तरह से ऊपर की ओर जाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें डिफेंस में अगर बच्चे को भेजना है, क्योंकि मेरी भी बहुत तमन्ना थी कि मैं डिफेंस में जाऊं, लेकिन मैंने जब नहीं जा सका तो लगा कि अब बच्चों के थ्रू अपने ड्रीम को पूरा करूं। तो डिफेंस में अगर भेजना है तो कमीशन्ड अफसर, और कमीशन्ड अफसर में भी ऐसा जो श्योर शॉट, जो बहुत ऊपर तक जाए, तो उसके लिए आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में एक स्कूल है, जिसमें 25 लड़के लड़कियों का सिलेक्शन होता है, और एक राज्य से एक लड़के को चुना जाता है एक बार में, एक एग्जाम के द्वारा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना टफ वो कंपटीशन था। और क्लास 7 में वो एडमिशन टेस्ट होता है, क्लास 8 से वहाँ पर क्लास और पढ़ाई शुरू होती है।
तो मैंने सोचा कि इसमें मैं अपने बेटे को भेजूंगा, और वह 2013 में RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज क्वालिफाई किया। वहाँ पर 5 साल देहरादून में पढ़ा, और उस स्कूल में एक बच्चे को तैयार करने में सरकार 1 करोड़ रुपया खर्च करती है, क्योंकि उन्हें डिफेंस के टॉप ऑफिसर्स तैयार करने होते हैं। और वहाँ के बाद से उसने NDA की परीक्षा दी, और उसमें ऑल इंडिया 29th रैंक लाया। तो हुआ ना, जो चाहे वो हो गया। और बड़े वाले बेटे के बारे में हम लोगों ने जो सोचा कि इसको IAS बनाना है, तो भले टाइम लगा, छठे अटेम्प्ट में, शुरू के 3 अटेम्प्ट में तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वाले में इंटरव्यू में गया, उसके बाद वाले में सिलेक्शन हुआ तो IPS उनको मिला। IPS के ट्रेनिंग करते करते उन्होंने जो एग्ज़ाम दी, तो उसके बाद उन्हें IAS मिल गया। 115 रैंक ऑल इंडिया UPSC में उन्हें पिछली बार मिला, और अभी वो मसूरी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि उनको झारखंड कैडर ही मिल रहा है, तो यहाँ पर उनको सर्विस करने का, सेवा देने का मौका मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल क्या बताता है कि आप जो सोचते हो वो हो जाता है। अब अगर आप सोचते हो अच्छी चीज़ें बहुत सारी, और लास्ट में एक ख्याल आपके मन में आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कर तो रहा हूँ, नहीं हो तो फिर क्या होगा, मैं अपना समय भी बर्बाद करूँगा, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स का पैसा भी बर्बाद कर दूंगा, तब क्या होगा, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा, लोग तरह तरह से मेरे ऊपर व्यंग करेंगे। तो उसी दिन यू आर फिनिश्ड, वो सब खत्म हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं। जैसे बहुत तरह तरह के आप व्यंजन बना लिए, खाना आप लोग घर में बना लिए, और उसमें सब में एक एक ड्रॉप, एक एक बूंद किरासन तेल उसमें डाल दिए, तो क्या होगा, उस खाने का टेस्ट अच्छा नहीं होगा ना। तो आप लाख पढ़ रहे हो, लाख कर रहे हो, लेकिन मन में एक ख्याल अगर आ गया तो बस वो खत्म, वो पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मन में हमेशा एक दिया, एक आग अंदर में जलते हुए रहना चाहिए कि बस अगला स्टेप मेरा है। नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा फासला बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद फिर कोई एग्जाम नहीं होना है, उसके बाद तो एग्जाम होना ही होना है, तो बस उसमें वो मेरा आखिरी होगा। तो तब तक यह भाव आपके अंदर में रहना चाहिए जब तक यू सक्सीड ना हो जाओ, सफल ना हो जाओ। तो कितने लोग हो जो अब से ऐसा करने के लिए संकल्प ले रहे हो, हाथ उठाओ, क्लैप करिए सबको। मेरे आने के पहले आप जो थे, मेरे जाने के बाद वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आदमी का हर पल हर क्षण पुनर्जन्म होता है। ऐसा नहीं कि पुनर्जन्म मरने के बाद होता है। पुनर्जन्म का क्या अर्थ हुआ कि आपके विचारों में जो परिवर्तन हो गया, मतलब जो अभी आप कुछ समय पहले थे और कुछ समय बाद आप दूसरे हो गए, इसी को पुनर्जन्म बोलेंगे। क्योंकि आप क्या हैं, आप तो विचार ही हैं ना, आप जो सोच रहे हैं वही आप हैं। ये नहीं कि इनका चेहरा ऐसा है, उनका चेहरा वैसा है, सब तो मोर और लेस एक ही जैसे हैं, लेकिन जो अंदर में आपका है, जो आपकी सोच है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये बदलने में मालूम है कितना टाइम लगता है। जैसे पेट्रोल कहीं पर रखा हुआ हो और एक चिंगारी उसमें डाल दीजिए, क्या होगा, बम जैसा ब्लास्ट करेगा, एक ही बार आग लग जाएगा। वैसे ही होता है बदलाव भी। अब एग्जाम्पल भी हम देना चाहेंगे। वाल्मीकि जी का नाम किसने सुना है? वाल्मीकि, हाथ उठाओ जो सुना हो। सबसे पहले आपने हाथ उठाया, इनके लिए क्लैप कीजिए। क्या नाम है आपका? हाँ, फिर जोर से बोलो। प्रियंका, मेनका, मेनका मार्डी के लिए हम लोग क्लैप करेंगे। और जब आपने कुछ किया है तो आपको कुछ अवार्ड भी देना होगा, और सब तो देंगे वो। ये स्पर्धा की ओर से आपके लिए एक गिफ्ट। वेल डन, बढ़िया। ये आप शिफ्ट करो, बढ़ाओ उनके लिए, खुद मत रख लेना, उनको तक दो। बीच बीच में और भी कुछ प्रश्न आएंगे, आप लोग अगर जवाब देंगे तो मिलेगा कुछ और। तो वाल्मीकि जी क्या कहानी मालूम है आप लोगों को? वाल्मीकि जी क्या किए थे? रामायण जैसा ग्रंथ लिख दिए थे। रामायण सोचिए, जो आज भी लोग पढ़ते हैं। और उसके पहले वो क्या थे? कोई आदमी बताए उसके पहले वाल्मीकि जी क्या थे? बोलो, जोर से बोलो। गुड, इनके लिए अगेन, तब तो और तुम्हें देना पड़ेगा। दो।
बी एनफ स्मार्ट, नॉलेज का होना और उसको सरफेस पर लाना दोनों जरूरी है। अंदर में रखिएगा कुछ नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में सोचिए आप मुझे पता तो है लेकिन चलिए इसको छोड़ देते हैं, क्या होगा? इंटरव्यू में अच्छा मुझे आता तो है लेकिन थोड़ा बोलने में संकोच हो रहा है, तो क्या होगा? आपको नंबर नहीं मिलेगा। नॉलेज होना और उसको सामने में रखना दोनों ही उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मेनका के लिए एक बार हम लोगों ने क्लैप किया, एक बार फिर अगेन। तो वो डाकू थे और डाकू से क्या हो गए? साधु बन गए, ऋषि बन गए और इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम में से यहां कितने लोग हैं जो डाकू हैं? अच्छा, डाकू नहीं, कम से कम चोरी वगैरह करते हैं? कोई नहीं। तो हम लोग तो वाल्मीकि जी से ऊपर है ना। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग वाल्मीकि जी से ऊपर हैं। तो अगर हम लोग ठान लें तो क्या उनसे बड़ा काम नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। उनको बदलने में कितना टाइम लगा था, कहानी उनकी मालूम है? वाल्मीकि की कहानी सबको जाननी चाहिए, बहुत ही प्रेरणाप्रद उनकी कहानी है। वाल्मीकि जैसा आप लोगों को मालूम है कि वो एक डाकू थे और जंगल का जो रास्ता था वहां पर खड़ा रहकर वेट करते रहते थे, इंतजार करते रहते थे कि कोई राहगीर यहाँ से गुजरे और उससे लूटे। और लूटने से उनका घर परिवार चलता था, उनसे जो सामग्री मिलती थी उससे उनका घर परिवार चलता था। आज के समय में अगर वो होते तो क्या चीज लूटते? गेस करो क्या चीज लूटते? मोबाइल फोन लूटते, क्योंकि मोबाइल फोन तो सबके पास होता है। तो मोबाइल फोन लूटते। एनीवे, वह लूटते। उसी क्रम में एक बार नारद मुनि, जो देवताओं के मुनि थे, नारद मुनि भी गुजर रहे थे। तो उनको भी रोके और बोले कि जो भी है सामान मुझे दे दो। तो बोले कि ठीक है मैं दे तो दूंगा, लेकिन जो तुम ये पाप कर्म कर रहे हो इसमें तुम्हारे घर के सभी लोग शामिल हैं ना? तो बोले कि ये क्या बात हुई? तो बोला कि नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो हैं कि नहीं है। तो बोले जरूर होंगे। तो बोले कि जाओ यही बात पूछ के घर से आ जाओ और तब मुझे लूट लेना। तो उन्हें लगा कि शायद यह बहाना बना रहे हैं, भागने का तरकीब ढूंढ रहे हैं। तो वो बोले कि तुम ऐसा करो, मुझे इस पेड़ में बांध दो और मैं तब तक यहाँ रहूंगा जब तक तुम आ नहीं जाओ। तो वैसा ही उन्होंने किया। जब वो घर गए तो सबसे उन्होंने पूछा, पत्नी से, बेटा से, पिता से, माँ से, सबों ने एक ही जवाब दिया कि यू आर हेड ऑफ द फैमिली, तुम घर के मुखिया हो, तुम्हें हम लोगों का खिलाना फर्ज बनता है। अब किस तरह से तुम अर्न करके ला रहे हो ये तुम जानो, उसमें हम क्यों शामिल हैं? फिर उनकी आंखें खुल गई और वहां पर आए, उनके पैर पर गिर पड़े और बोले कि मुझे कुछ दीक्षा दीजिए ताकि हम इस पाप कर्म से निकल पाए। तो उन्होंने कहा कि राम नाम का जाप करो। बोले कि राम नाम ये मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो बोले कि क्या अब तक तुम करते रहे हो? तो उनके मैंने तो यही कहा कि मरा, मारो, काटो। तो बोले अच्छा ठीक है, तब इसी का एक शब्द ले लो, मरा मरा को ही बोलो, रिपीट करो बार बार। तो मरा मरा बोलने से क्या हो जाएगा? मरा 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 राम राम हो गया। तो उनके बारे में क्या बोला गया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मतलब जो व्यक्ति इतना अनपढ़ एक तरह से था कि वो शुद्ध उच्चारण भी किसी शब्द का नहीं कर पाता था, और वह व्यक्ति उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म के समान हो गया, इतना बड़ा विद्वान हो गया, इतना इनलाइटेंड पर्सन हो गया। तो हम लोग तो उनसे ऊपर पैदान पर खड़े हैं, हो सकते हैं ना? जरूरत किस चीज का है? जो अभी आप सो के अपना जीवन बिता रहे हो, सो के मतलब एक तरह से बेहोशी की हालत में, कि अच्छा चलो सब काम कर ले रहे हैं, थोड़ा बच गया टाइम तो पढ़ भी लेते हैं। ये नहीं होगा, इससे नहीं होने वाला है। किलिंग इंस्टिंक्ट एकदम मार ही देना है, भेद ही देना है। जब तक अंदर से ये भाव नहीं आएगा, ये आवाज नहीं आएगी, तब तक आप लिख लो कि नहीं होगा। तो ये बदलने में कितना टाइम लगा? एक क्षण में वो बदल गए। तो मेरे जाने के बाद भी आप लोग बदल जाओगे। सबका डाटा मैं रखूंगा, आप याद रखो, और मैं पूछूंगा कि इसमें से कितने बच्चे क्वालिफाई किए, ठीक है? और जितने लोग नहीं क्वालिफाई करोगे वो अपराधी घोषित किए जाओगे, कि आप लोगों ने अपने साथ और अपने परिवार के साथ अपराध किया है। इसलिए आप सबों को क्वालिफाई करने का एक दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और उसे आप लोगों को करना है। दूसरा एक छोटा एग्जाम्पल ऐसे ही परिवर्तित होने का, अंगुलीमाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अंगुलीमाल सुने हो? चलो बताओ तो कौन थे अंगुलीमाल? क्या थे?
जोर से बोलो, जोर से। किस चीज का माला बना के पहनते? करेक्ट। क्या गुड नाम है आपका? हाँ, कविता, कविता फिर से, जारिका। कविता जारिका के लिए क्लैप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आप तुमको इससे संतुष्टि करनी पड़ेगी। अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा डाकू था जो पूरे क्षेत्र में उत्पात मचा रखा था। उसके भय से उस जंगल में कोई जाना आना नहीं चाहता था और वह प्रण ले रखा था कि 1000 उंगली, 1000 लोगों का वह मर्डर करेगा, कत्ल करेगा, और तब वह शांत बैठेगा। क्योंकि उसके घर में कुछ ऐसी हादसा हो गई थी जिसके चलते वह बदला लेने के भाव से प्रेरित था। उस राज्य के राजा बड़े परेशान रहते थे क्योंकि उनकी प्रजा उसके आतंक से काफी भयभीत रहती थी। तो उसी बीच में गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का नाम आप लोग सुने हो, सभी लोग सुने हो, वेल। तो महात्मा बुद्ध उसी बीच में उस राजा से मिलने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो राजा को चिंतित देखकर वो पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि ये आप इतने चिंतित क्यों हो? तो राजा अपने चिंता का कारण बताते हैं। वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं भी एक बार जरा मिल के आता हूँ। तो राजा बहुत कोशिश करते हैं कि गौतम बुद्ध उनसे न मिले, अदरवाइज इनके जान का खतरा हो सकता था। लेकिन गौतम बुद्ध कहाँ मानने वाले थे। वो बोले कि अब जो हो जाए, मुझे तो मिलना है उससे। तो गौतम बुद्ध चले उस जंगल में, उस रास्ते में जिसमें अंगुलीमाल डाकू का निवास था। जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचे तब तक उछल के सामने में खड़ा होता है तलवार लिए हुए, बोलता है ठहर जा। लेकिन गौतम बुद्ध उसी चाल में अपना बढ़ते आगे बढ़ रहे हैं, चेहरे पर कोई भय का वातावरण नहीं। फिर उस चिल्ला के बोलता है कि ठहर जा वरना गर्दन काट दूंगा। तो वो थोड़ा स्थिर होते हैं और बोलते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बड़ा आश्चर्य होता है अंगुलीमाल को कि अब तक तो जितने भी उससे लोग मिले वो अपनी प्राणों की भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मिले, और यह कैसा शख्स है जिसके चेहरे पर तनिक भी भय का लक्षण नहीं है, और वह हम ही से प्रश्न कर रहा है कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तब गौतम बुद्ध ने उन्हें शिक्षा दी कि मैं तो जितने भी ज्ञान अर्जित करने थे वो पाकर और स्थिर हो गया, ठहर गया, लेकिन तू अपने इस पाप कर्म से कब ठहरेगा? अंगुलीमाल को भान हुआ और उनके पैरों पर गिरा और बोला कि आप हमें अपना शिष्य बनाइए। और बहुत बड़ा वो बौद्ध भिक्षु बना, बहुत बड़ा बौद्ध मंक बना, और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उसका अंत हुआ। तो मैं भी यही आपसे कह रहा हूं कि मैं तो ठहर गया, जो मुझे पाना था वो मैंने पा लिया। अब आप कब ठहरोगे? आप कब अपना टारगेट पूरा करोगे? करोगे? गुड। और देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके सामने में सोने का, चांदी का, तांबे का अगर सिक्का रखा हुआ हो और कोई व्यक्ति बोले कि जाओ उसमें से कोई एक उठा लो, तो आप क्या उठाना पसंद करोगे? हाँ, सभी नहीं, एक का ऑप्शन है कि एक कोई आपको उसमें से उठाना है। अभी तो सोने का कीमत भी बहुत बढ़ गया है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी सोना का ही लेगा। सोना जब खत्म हो जाएगा तब चांदी के पास आएगा, चांदी भी खत्म हो जाएगा तब वो तांबे के पास आएगा। तो आपके पास तो मौका है, अभी आपके पास मौका है कि जो चाहो सो आप कर लो। लेकिन अगर मुझे आपकी तरह एग्जाम देने का हो तो मैं दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो मेरा मौका चुक गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, ना सोना, ना चांदी, ना तांबा। लेकिन आपके पास ये तीनों बचे हुए हैं। अब आप अपने से पूछिए कि मुझे क्या चाहिए, वो उसे हासिल कर लीजिए। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जितने भी यहां हैं सभी वो करोगे जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आपके ऊपर पूरे परिवार का, जो शिक्षक आपको गाइड कर रहे हैं उनका, प्लस सबसे बड़ी बात कि आपकी उम्मीदें टिकी हुई है। और आप अपने एक्ट से केवल, अब जैसे घोड़ा जो दांव पर लगता है उसी को ना दौड़ना होता है, बाद बाकी को तो क्या करना है, उसे मदद करनी होती है। पहले में खाना खिलाना हुआ, या उसके बाद से उस दिन भी उसको रगड़ के, उसको थपथपा के, उसको टेंशन से मुक्त करना हुआ, यही काम ना और लोगों का होता है। तो बाद बाकी जितने भी लोग हैं आपके
पेरेंट्स हैं, आपके टीचर हैं, वह आपको केवल मदद कर सकते हैं, लेकिन दौड़ना तो आप ही को पड़ेगा। जिस तरह से चेकबुक पर कोई दूसरा आदमी दस्तखत नहीं ना कर सकता है, आप ही को उसमें दस्तखत करना पड़ेगा, तभी बैंक ऑनर करेगा। तो वैसे ही आप पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, किसी के कितना भी चाह लेने से कुछ नहीं होगा। तो आप ही वो प्राइम फैक्टर हैं जिसे कि पढ़ना है। और एक बार किसी ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा कि भाई आप इतने लंबे साल तक के हो गए, 115-17 साल आप जी लिए, आपके जीने का राज क्या है? तो मुल्ला नसीरुद्दीन बोलता है कि अरे भाई इसमें राज वोज की कोई बात नहीं है, बस सांस लेते जाओ और जीते जाओ। मैंने तो अब तक यही किया है कि सांस मैं लेते रह रहा हूँ और जी रहा हूँ। तो कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है एग्जाम पास करने का। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और एग्जामिनेशन पास कर जाओ। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसमें क्या परिवर्तन करना है, टीचर का क्या रोल होना है, आपको क्या सोचना है कि जैसे आप सपोज करिए कि सुबह का वक्त है, सूरज निकला हुआ है किस दिशा में? पूर्व दिशा में। और आपको सूरज को देखना है, आप पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए हो और दौड़ते जा रहे हो कि मुझे सूरज देखना है, मुझे सूरज देखना है। सूरज कभी दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। और जैसे ही आप पलट गए, सूरज दिख गया। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो उसका डायरेक्शन कैसा है, किधर से आपको करना है, कैसे तैयारी करनी है, यह जानना बहुत जरूरी है। तभी आप उस एग्जाम को पूरी तरह से समझ पाओगे, पूरी तरह से उसकी तैयारी कर पाओगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर पाओगे। और जब ये तीनों चीजें मिल जाएगी तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये पूरा का पूरा ये तीन चीज पर निर्भर करता है और डिपेंड करता है। इसलिए आप अपनी सही रणनीति रखो, पूरा फोकस्ड हो कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या कब पढ़ना है। और देखो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं चाहूंगा कि आप लोगों को बताऊं कि जो पढ़ने का काम है ना, क्रियाकलाप, वो होम्योपैथी मेडिसिन की तरह है। होम्योपैथी मेडिसिन है, आप लोगों को पता है? जैसे एलोपैथी मेडिसिन में क्या होता है, आपको पैरासीटामोल दे दिया गया, बुखार सभी बच्चों को अगर हो गया तो पैरासीटामोल की गोली सबको खिला दी गई और सबका बुखार गायब हो गया। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। वह आपका उम्र, आपका वेट, आपका कम्प्लेक्शन, किस कारण से वो बुखार हुआ, इन सब का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद से उसमें दवा दी जाती है। मतलब पर्सनलाइज्ड, व्यक्ति के हिसाब से जो जरूरत है वही। पढ़ाई का भी वही मामला है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि इतना से इतना पढ़ो, इतना से इतना पढ़ो, इतना से इतना, तभी तुम पढ़ पाओगे। तुम्हें जो सूट करता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो तुम्हें जो सूट कर रहा है उस तरह की हम अपनी रणनीति अपनाएंगे, उसी तरह का हम अपने लिए रूटीन बनाएंगे। और रूटीन बनाना, याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और दुनिया में 99% लोग, या मैं ये कहूं कि 99.9% लोग रूटीन बनाते हैं, लेकिन 0.1% लोग फॉलो करते हैं। और जो 0.1 लोग फॉलो करते हैं वही क्वालिफाई करते हैं। तो आपके पास लिटमस टेस्ट है, आप चेक कर सकते हो कि आप सफल होगे कि नहीं होगे। आप रूटीन बनाओ, बढ़िया ऐसा रूटीन बनाओ जो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं हो, एकदम आइडियल। ये नहीं कि मतलब आप 24 घंटा में 20 घंटा का रूटीन बना लिए पढ़ने का, कभी वो नहीं होगा। आइडियल भले सोचने में, देखने में लगे, पेरेंट्स को दिखा के खुश हो जाओ, पेरेंट्स भी सोचे अरे वाह मेरी बेटी, मेरा बेटा तो कितना ये 20-20 घंटा पढ़ाई करता है, कुछ नहीं होगा। आप ऐसा रूटीन बनाओ जो व्यवहारिक रूप से फिजिबल हो, उसको इम्प्लीमेंट कर देना। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं और बहुत इजी भी नहीं, इतना इजी बना दो कि आपके पास टाइम ही टाइम है और उस एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उससे भी नहीं होगा। तो मध्य मार्ग, हमेशा मध्य मार्ग जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी पढ़ो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, नोवेल जैसा कभी मत पढ़ो कि बस पढ़ लिया हो गया। उस समय लगेगा कि हाँ याद है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आपके दिमाग में, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो एक नोटबुक जरूर अपने साथ रखो, एक नोटबुक पास रखो और उसमें आप कुछ कुछ जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट एक वर्ड हुआ वही लिखो, या एक सेंटेंस हुआ उसको लिख लो, सो दैट कि बाद में जब उस कॉपी का पेज पलटोगे तो आपको पता रहेगा अच्छा इस समय हमने ये पढ़ने के क्रम में इसको
नोट किया था, तो सारी चीजें एक बार फिर आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो अब लास्ट में मैं चाहूंगा कि एक छोटे से गेम से खत्म करूं इसे। ये ऑन है क्या? ये मार्कर भी जरा दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और मुझे यकीन है कि जिसको नहीं पता है वह इसमें फेल हो जाएगा, और जिसको पता है वही पास होगा। तो जिसको पता है उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो बताएंगे नहीं आसपास किसी को। ये प्लेन एक पेज दे दीजिए ना। ये अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप उसमें इसको ड्रॉ करो। ये आपको मैं ये व्हाइट वाला कहाँ है? हाँ, चलिए। नहीं हो पा रहा है। एनीवे चलिए, ये डॉट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? व्हाइट वाला नहीं सेलेक्ट हुआ लगता है। हाँ, अब ठीक है। नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आ गया। हाँ, इसमें इस गेम में है कि मैं देखो ये ड्रॉ कर रहा हूं, डॉट्स सभी इक्वल दूरी पर हैं। इक्वी डिस्टेंस, सारा इक्वी डिस्टेंस। लाइफ का बहुत बड़ा फिलॉसफी इस गेम में छुपा हुआ है। 9 डॉट से दिख गए, 9 डॉट सभी बराबर बराबर दूरी पर हैं। इसे 4 स्ट्रेट लाइन, इसको 4 स्ट्रेट लाइन से सभी डॉट्स को ज्वाइन कर देना है और कनेक्टेड होना चाहिए। मीन्स अगर यहां से आप शुरू किए तो ये उठे हुए होना चाहिए, इधर उधर फिर नहीं जाना चाहिए पेन। बहुत आसान दिख रहा है नहीं उतना आसान। किसी को पता है इसका आंसर? वो हाथ उठाए। किसी को आंसर, तुम्हें इसका आंसर पता है? जोड़ लोगे? तुम जोड़ के मुझे दिखाओ अपने पेन पर। आप गिनो कितना लाइन है। 4 स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, 4 सीधी लकीर से इसको जोड़ना है। ये 9 बिंदु को जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ा इधर हो गया, इसको आप यहां कंसिडर करो। पीछे वाले सभी को दिख रहा है, ये थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं। जिसका हो जाए वो हमें दिखाओगे, बताओगे। कोशिश करो, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो करो तब ना तुम्हें लगेगा। अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में, इसके सॉल्यूशन में बहुत बड़ा जीवन का लेसन छुपा हुआ है। नहीं हो पाया? ये तो उठ गया ना, ये कनेक्टेड नहीं है सारा। हुआ? ना, वो तो लगातार लाइन होनी चाहिए ना। चलो, सबों ने कोशिश की। कौन है जो कोशिश नहीं किया? हाथ उठाए।
कौन है जो कोशिश नहीं किया? गुड, कम से कम अटेम्प्ट आप लोगों ने लिया, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब इसे देखो, मैं कोशिश करता हूं और आपको लगेगा कि हाँ ये तो हो सकता था, और तब मैं बताऊंगा कि हाँ चलो दिखाओ। हाँ नहीं होगा। हाँ हाँ, ये सारा जुड़ जाना चाहिए। 4 लाइन से, 4 सीधी लकीर से जुड़नी है, और सारी की सारी जुड़नी है, और एक साथ वो लकीर आनी है। ये नहीं कि आप उठा के फिर जोड़ दिए लिख दिए। अब चलिए ठीक है, ओके, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है क्वेश्चन। अगर आपको पता है, अब आप और जगह ये खेल खेलोगे, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ ये खेल खेल रहा हूं, तो ये आप और लोगों को बताओगे। देखो, ये इसको इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। ये यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ये आ गया मैं, फिर इसको मैं यहां ला रहा हूं ये 2 लकीर के साथ, फिर इसको मैं यहां ले जा रहा हूं, फिर इसके साथ मैं इस दोनों को, अब गिनो तो कितने लाइन है? 4 लाइन है, और एक ऐसा शेप बना तीर का, तो तीर निशाने पर लग गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आप लोग कर रहे थे कोशिश, क्यों नहीं हो रहा था? करेक्ट, आपने सही किया। आपको एक गुड आंसर, ये लो, ये दो उनको शिफ्ट करो, इनके लिए क्लैप करो। क्या नाम है? सुरेंद्र। हम सभी लोग क्या कर रहे थे कि इतना दूर, इसी को हम अपना दायरा मान के चल रहे थे, अपने दायरे में ही हम घूम रहे थे, हमारा टारगेट नहीं अचीव हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम अपने दायरे से थोड़ा बाहर गए, हमारा दायरा, तो रिजल्ट लाने के लिए जरूरी नहीं है कि ये सिलेबस है तो बस इतना पढ़ लिया तो हो गया। अगर थोड़ा सा आगे भी बढ़ के आप पढ़ लेते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको ऐसा करना है कि बस वो दायरा तो है, वो इंडिकेटिव है, वो बस एक सांकेतिक है, लेकिन आपको उससे भी थोड़ा आगे जाके पढ़ने की जरूरत है, तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? करंट अफेयर्स का इनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको कैसे वो कवर करें। डेफिनेटली ये एक चैलेंज है, लेकिन कुछ मेथड्स, कुछ वे है जिसके थ्रू आप उसको कर सकते हो। जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये सजेशन है कि वो न्यूज़पेपर वगैरह को नियमित रूप से पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाता है। आप सबों के पास फ़ोन है, फ़ोन में एक वैसे और भी आते हैं, लेकिन मैं जिसको यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में है, चाहे मुझे क्लास लेने की बात हो, जेपीएससी का जो स्पर्धा प्रकाशन ने क्लास शुरू किया है, जेपीएससी सफलता कोर्स, जो 14th जेपीएससी अभी आने वाला है, उसको टारगेट करते हुए ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, तो उसमें झारखंड रिलेटेड टॉपिक और करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक मैं देखता हूँ। तो उसके लिए जो मैं सबसे सटीक यूज़ करता हूँ, और मुश्किल से मुझे उसमें आधा घंटा से भी कम टाइम लगता है, और वह है एक इन शॉर्ट्स। आपके फ़ोन में एक ऐप होगा इन शॉर्ट्स, INSHORT, इन शॉर्ट्स। ये लाल रंग का डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये आपका आइकॉन उसका है। आप उसको अगर डाउनलोड कर लोगे तो उसमें हिंदी, इंग्लिश या जिस सब्जेक्ट में, जिस में आप कंफर्टेबल हो, वह आपको मिल जाएगा। उसमें दिन भर में मोटा मोटी 100 के आसपास हेडलाइन आएगा। हेडलाइन, अगर आपको उतना से काम चल जाए, लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप स्क्रॉल कर दो। अगर लगे कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हमें और जानना चाहिए, तो उसके बाद उसके नीचे 50-60 वर्ड में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको लगे कि हमको इससे भी और अधिक जानना है, तो उसको और टाइप करोगे तो वो मोटा मोटी 100-200 या 400-500 वर्ड में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यह मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ, और जो 100-110 के आसपास जो क्लिपिंग आता है, उसमें से मेरे काम का 20 से 25 होता है।
तो बस 20 से 25 पढ़ लिया और पूरी तरह से, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल है, स्टेट का मामला हो, वो आ जाता है। अभी जैसे हाथी का रजनी हाथी का बर्थडे मनाया गया, वह भी उस पर आ गया। आप सोचिए, वो नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का वो ऐप है, लेकिन उस पर रजनी हाथी दलमा में उसका 16वां जन्मदिन मनाया गया, वह भी उस पर मिल गया। तो ये स्टेट से भी रिलेटेड, देश से रिलेटेड और कंट्री इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर? और कोई इंपॉर्टेंट जो कम शब्दों में मैं आपको बता सकूं, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बार बार तो आपसे मिलना मेरा होगा नहीं। तो कोई वैसे स्टूडेंट जिनके मन में कुछ अगर वैसा कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर करूं। यस। सर आपके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैगजीन में तो पढ़े हैं कि कैसे कैसे लोग करते हैं, कैसे बड़ा करते हैं। मेरे बारे में जैसे सर, जैसे एक बार पढ़े थे मैरी क्यूरी के बारे में। मैरी क्यूरी के बारे में वो आपकी फैमिली जैसा ही है। जैसे आप अपने बेटे को क्या बड़ा बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर लाइफ जिए। शॉर्ट में मैं समझ गया आपकी बात, उसका जवाब मैं दे दे रहा हूं। आप में से जितने लोग यहां पर प्रेजेंट हो, उससे ज्यादा बेहतर मेरा बचपन नहीं रहा है, बल्कि हमसे ज्यादा बेहतर इसमें से अधिकांश लोगों का जीवन रहा है। क्योंकि मैं एक खेतीहर परिवार से बिलोंग करता था, मेरे फादर किसान थे और मेरी माँ अंगूठा छाप थी, वो अपना नाम तक नहीं लिख सकती थी। लेकिन एक ही चीज माँ के साथ था कि वो चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ें, और इसके चलते वो 4 बजे सुबह में लालटेन जला के, उस समय लालटेन से पढ़ाई होती थी, लालटेन जला के खूब अच्छे से चूना से और राख से लालटेन का शीशा पोंछ के और हमारे सामने में ला के रख देती थी। हम लोग 3 भाई थे पढ़ने वाले, तीनों के सामने में ला के वो रख देती थी, चाहे छत पर, जमीन पर सोए हों या कहीं भी, और 3-4 बार आवाज़ देती थी कि जगो, अब टाइम हो गया पढ़ने के लिए, जगो, अब टाइम हो गया पढ़ने के लिए। लेकिन जैसा होता है, माँ से थोड़ा डर बच्चों का कम होता है, पिता से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम लोग भी तब तक मठेरते थे, तब तक नहीं जगते थे, जब तक कि वो ये धमकी नहीं देती थी कि अब पिताजी आने वाले हैं, नहीं उठे तो समझ लो। तो जैसे ही हम लोग सुनते थे कि पिताजी आने वाले हैं, तो उसके बाद से उठ के हम लोग तुरंत धड़ाधड़ उठ के और बैठ जाते थे और पढ़ने लगते थे। तो सुबह के समय में पढ़ना ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है बनिस्बत की देर रात तक पढ़ने से। तो वो हुआ, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक आदमी के चाहने से, मतलब एक मदर का और फादर का के चाहने से, हम लोग धीरे धीरे अच्छा कर गए सारे भाई। मतलब आज अगर अपने परिवार के बारे में मैं बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा आप लोगों को सुनने में कि कहाँ देश विदेश तक हमारे घर के बच्चे और हमारे भाई लोगों का जो एक्टिविटी है वो है। ये सारा का सारा एक जनरेशन में हुआ, केवल एक जनरेशन। तो आपके ऊपर में ये दायित्व बनता है कि आप इस जनरेशन के ध्वजवाहक बनो, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी की कहानी लिखी जाए। जिस प्रकार से मेरे बारे में या मेरे घर की, मैंने कभी अपने को छोटा नहीं समझा। रांची यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी फिजिक्स किया, इसके बाद दिल्ली में टीचर था मैं डीएवी पब्लिक स्कूल धनबाद में। उससे मैंने जो पैसे कमाए वो पैसा लेकर मैं दिल्ली गया, वहाँ सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए मैंने कोशिश की। उसके बाद जेएनयू में मैंने फिजिकल साइंस से रिसर्च करने के लिए वहाँ पर एडमिशन लिया। इसी बीच में बहुत सारे जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए लगभग सब क्वालिफाई किया। जो एग्ज़ाम जिसको मैंने एक्सेप्ट किया वह फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाला एग्ज़ाम था, जो बिहार में हुआ था 1991 में। और मैं फॉर्चुनेट रहा कि उस एग्जामिनेशन का मैं बीपीएससी का टॉपर रहा अपने बैच का। उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन किया और मुझे लगा कि जंगल में बहुत काम करने की ज़रूरत है, जीव जंतुओं के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, पौधों के बारे में। तो फिर मैंने अपनी यहाँ पर सेवा पूरे 24-25 साल तक दी। मुझे लगा कि अब आपके जैसे बच्चे बच्चियों को कुछ मदद करने की ज़रूरत है, तो मैंने वीआरएस ले लिया 10 साल पहले। तो मैं आज के डेट में अगर कंटिन्यू कर रहा होता तो शायद कहीं का डीएफओ होता, जैसे हमारे अन्य बैचमेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि यह ज़रूरी है। और फॉरेस्ट में भी आने के पीछे एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी कि मेरी मदर जो थी वो रिलीजियस नेचर की थी। वो धर्म से, हर चीज़ को धर्म से जोड़ती थी कि यह काम करो तो पुण्य होगा, यह काम करो तो पुण्य होगा। तो बोलती थी कि अगर धर्म का कोई काम करना हो, पुण्य का कोई काम करना हो, तो आदमी को धर्मशाला बनवाना चाहिए।
अगर 7 धर्मशाला के बराबर एक पुण्य कमाना हो तो आदमी को एक तालाब खुदवाना चाहिए, और 7 तालाब के बराबर अगर एक कोई पुण्य कमाना हो तो उसको एक कुआं खुदवाना चाहिए, और 7 कुआं के बराबर अगर एक पुण्य कमाना हो तो आदमी को एक पेड़ लगाना चाहिए। तो जो उसने स्थापित कर दिया कि सबसे बड़ा काम अगर इस धरती पर पुण्य का है तो पेड़ लगाने का है, तो बाल मन में जो बातें ये बैठ गई, जो बच्चे के मन में बैठ गई, तो मुझे लगा कि मैं केवल और केवल इसी को मैं दूंगा, इसी को टारगेट करूंगा। और इसी के चलते मैंने आईएफएस के लिए भी देखा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, उसमें बहुत स्लाइट मार्जिन से मिस किया, और अल्टीमेटली फिर बीपीएससी के द्वारा जो रेंज अफसर वाला हुआ वह हुआ, और मेरे मन के माफिक था तो मैंने उसे ज्वाइन किया। और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम 1 करोड़ से अधिक प्लांट अपने जब जितने समय तक मैं रहा उसमें मैंने लगाया, और उसने मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन दी। वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों के लिए मैंने बहुत काम किया, खासकर पश्चिमी सिंहभूम, सोनुआ, गोइलकेरा, चक्रधरपुर वाले इलाके में जो ट्राइबल पीपल को यूनाइट करके मैंने एक सेल्फ सपोर्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसमें वहाँ की महिलाएं और वहाँ के लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक सेटिस्फैक्ट्री वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको आप सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म ले लें, एक अच्छा जॉब ले लें, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। उसके बाद आपके मन में अगर ये भाव आया कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास के कुछ लोगों को भी राह दिखा सकूं या उनके लिए भी कुछ कर सकूं, तो निश्चित रूप से आप करेंगे। तो ये आपसे मैं वादा लूं कि अपने साथ साथ अपने आसपास के जो लोग थोड़ा छूट रहे हैं पीछे, उनको भी साथ लेके चलना है। ठीक है? तो मुझे यकीन है कि कुछ अच्छी अच्छी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, और जो अच्छी बातें बताते हैं वो कौन होते हैं? वो गुरु के इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैं कुछ समय के लिए ही सही, मैं आप लोगों के गुरु के रूप में आप यहाँ खड़ा हूँ अभी। तो तब तक शिक्षा पूरी नहीं होती है जब तक कि गुरु दक्षिणा न दे दी जाए। तो मैं भी वैसा ही गुरु हूँ कि कुछ तो गुरु दक्षिणा आपसे चाहिए। तो गुरु दक्षिणा में एक तो आप लोगों ने मुझे दे दिया है कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सोचोगे अपने साथ साथ, मैं इससे संतुष्ट हूँ। और एक जो व्यवसायिक दृष्टिकोण कहें या वैसे लोग जो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, स्पर्धा प्रकाशन में काम करते हैं या उसके थ्रू हम दूर दराज के बच्चों को गाइड करने का काम करते हैं, उसका भी कुछ काम हो, वह भी दूर दूर तक इसके जाए जो वर्क हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप हम लोगों ने डेवलप किया है, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप। तो आप सबों के पास फ़ोन है यहाँ, तो आप उसको खोलें। ये गुरु दक्षिणा है मेरा, और ये मेरा अधिकार भी बनता है और आपको देने का राइट भी। आप उसको खोलें, ऐप स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाएं और उसमें सर्च करें स्पर्धा ये ऐप है आपका, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाँ, ये भी मेरा है। हाँ, तो ये तो YouTube का हुआ। आप स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप ये आप लीजिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि किसने डिसऑनेस्टी किया है, मुझे पता चल जाएगा। यहाँ जितने बच्चे हो मोटा मोटी मैंने काउंट कर लिया है, उतना हो रहा है कि नहीं, मेरा उतना बढ़ रहा है कि नहीं, ये मुझे पता चल जाएगा देन एंड देयर। कर लिए स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाँ, यही वाला है जो एस के सिंबल में होगा, इस तरह से एस लिखा हुआ होगा, आप उसमें देखेंगे ब्लू कलर में। हाँ, यही वाला है। और इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे इसमें बुक्स हैं, मतलब मोर देन 150, मतलब 200 के आसपास इसमें बुक्स हैं। उसमें भी बहुत सारे फ्री कंटेंट भी आपको मिलेंगे, जिसमें आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं या ई बुक के रूप में उसको आप पढ़ सकते हैं, या अगर कुछ है भी, अगर पेड भी है तो नॉमिनल है, बहुत थोड़े थोड़े प्राइस में वो आपको मिल जाएगा, उससे उसको आपको एडवांटेज होगा। मिल गया सबको? नो एजिटेशन, क्योंकि मैंने जितना दिया है सब वापस ले लूँगा। ठीक है? और कोई नहीं इसमें होगा जो चाहेगा कि जो मैंने आपको दिया है वह आपसे अलग हो, क्योंकि आप सबों को सक्सेसफुल होना है।
कितने लोगों ने कर लिया, हाथ उठाए? अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, डाउनलोड होने में दिक्कत हो रहा है। अब वाईफाई आपसे बोलेंगे कि भी इसका बढ़वाइए, लगा हुआ है, उधर है। तो चलिए, मुझे यकीन है कि यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, या ये स्पर्धा इस क्षेत्र का। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक क्रांति आए। और आप इमेजिन कीजिए कि जितने लोग यहाँ हो इस बैच में, अभी दूसरे क्लास को मैं एड्रेस करूँगा वहाँ, इन सारे बच्चों का अगर सिलेक्शन जो भी एग्जाम आगे आप फेस कर रहे हो जाए, क्या होगा आप इमेजिन करो। पूरे झारखंड में एक तहलका मच जाएगा कि नहीं? ये जितने हो सबों में कितनी एक बॉन्डिंग हो जाएगी कि हम सबों ने एक कर दिखाया। और जयकिशोर जी और इनकी टीम के लिए तो कहना ही नहीं है, ये तो मिठाई खा खा के ये लोग और थोड़े, आप लोग तो इतने मिठाई से यहाँ पर भर दोगे कि ये लोग खा नहीं पाएंगे, पूरे टोले मोहल्ले वाले मिठाई खा खा के गदगद हो जाएंगे। और जो लोग हमसे थोड़ा भी अटैचमेंट महसूस करेंगे वो तो आके मुझे जमशेदपुर में भी मिठाई खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे कुछ लोग इसमें से? तो इन लोगों का रिकॉर्ड आपको रखना है और मुझे बताना है कि ये लोग क्या किए, कैसा किए, और मैं चाहूँगा कि इन सबों का भला हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और साथ में आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अगर आप अपनी मदद नहीं करोगे तो ईश्वर भी लाचार हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप ईश्वर को और हम लोगों को लाचार नहीं होने दें, आप खुद सक्सीड करें और हम लोगों को भी सक्सेसफुल बनाएं। तो ओके देन। हाँ, सर हम तो अभी क्या बोलेंगे, बच्चे हैं, अगर बढ़ते चले जाएंगे तो आप हमें नहीं पहचाने तो मैं तो अब इससे बड़ा क्या होऊंगा, मुझे तो आपके बीच में रहना है, आप मुझे नहीं पहचान सकते हो। आप अगर बहुत बड़े हो गए, हो सकता है कि इसके थ्रू आपको और भी बड़े, आप यहाँ एक बहुत अच्छे लीडर बन जाए, कि लीडर को भी तो नॉलेजेबल पर्सन होना है ना। तो ये नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज का पढ़ा हुआ अगर आप सोचें कि इस एग्जाम में काम नहीं आया, ऐसा बिल्कुल मत सोचेंगे आप, वह किसी न किसी रूप में आपको फ्यूचर में काम आएगा। जैसे मेरा जेएनयू में पढ़ा हुआ या कहीं भी पढ़ा हुआ किसी न किसी रूप में मुझे पे करता है, मुझे कॉन्फिडेंस देता है। आपको भी वो आज का पढ़ा हुआ किसी न किसी रूप में कल काम आएगा। आपको देखो, ईश्वर दो मौका देता है, एक खुद के द्वारा अपनी विश को, अपने इच्छा को पूरा कर लेना, जो कि आप कर रहे हो अभी, और दूसरा अगर किसी कारण से आप चुकते हो तो आप अपने बच्चों के थ्रू। अगर आप अच्छे नॉलेजेबल पेरेंट रहोगे तभी ना अपने बच्चों को उस तरह से गाइड कर पाओगे कि हमारी इच्छा को, हमारे ड्रीम को, हमारे सपने को वो साकार करें। लेकिन मैं इतना दूर का सोचने वाला नहीं हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप में से जितने हो वो खुद अपनी ड्रीम को, अपने सपने को साकार करो। ठीक है? कल पर नहीं छोड़ना है कोई चीज़, खुद के लिए खुद बन के दिखाना है, ताकि आपके एग्जाम्पल से आपके बच्चे, आपके आसपास के टोले मोहल्ले के बच्चे भी प्रेरित हों, मोटिवेटेड हों और कुछ हासिल करें। ओके देन। ये गुण तो सर आप में दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं चलिए, वो मैं चाहूँगा कि ये सब में दिखे। ठीक है? ओके देन, वंस अगेन जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। सबको अच्छा लगा होगा क्लास। ये आप सबों के लिए उपहार है। ठीक है, एक पतली सी किताब है, इसमें बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, जो बार बार स्टैटिक जीके के रूप में आपसे मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ, वो सब इसी में समाया हुआ है। आप सब लोग इसको जाते समय लेते हुए जाइएगा, एक एक किताब लेते जाइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से सहयोग आपका सर का हमेशा मिलता रहेगा, बीच बीच में आपको जगाते रहेंगे, है ना? आइए सर। और अभी आप देखिए फोटो खींचते समय चेहरा कैसा हो जाता है, स्माइलिंग, सारा टेंशन सारा एकदम रिलैक्स। वैसे ही ऑल द टाइम बीच बीच में आप लोग को भी करते रहना है, टेंशन रिलीज करने के लिए। ये इमेजिन करो कि फोटो ले रहा हूँ,